आखिर में बात करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के ऊपर हमारी बातें हो चुके हैं। सिंपली अगर आपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को समझना है तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से मुराद, प्रिंसिपल तो एक रूल है ना, प्रिंसिपल क्या है? रूल है। सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन कॉम्बिनेशन या मिलने को कहते हैं, दो या दो से ज्यादा वेव्स का मिलना। अब इसमें इस सुपरपोजिशन में जो शराइत हैं जब वो पूरी हो जाती हैं तो ये रूल बन जाता है। क्या शराइत है? कि वेव्स कहां पर मौजूद होनी चाहिए? सेम मीडियम में होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक वेव किसी और मीडियम में है और दूसरी वेव किसी और मीडियम में है। जब मीडियम डिफरेंट होंगे तो वेव्स कभी भी मिल नहीं सकती। इसलिए सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के लिए आपके पास क्या जरूरी है कि दोनों वेव्स एक ही मीडियम में ट्रेवल करें, और उनके मिलने के लिए क्या होना चाहिए? सेम टाइम और सेम प्लेस होना चाहिए। वेव मस्ट बी ट्रेवलिंग इन द सेम मीडियम, मीट एट सेम टाइम एट सेम प्लेस। ये तीन बातें जब हो जाती हैं तुम्हारा सुपरपोजिशन होगा। अब आगे क्या करना है? जब वो मिलती हैं तो उनका मिलने से एक ही पॉइंट को सारी वेव्स एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। जो जब उस पार्टिकल को एनर्जी मिलेगी वो पार्टिकल ऑसिलेट करेगा, किसके अकॉर्डिंग? उन वेव्स की एनर्जी के अकॉर्डिंग ऑसिलेट करेगा जितनी वो एनर्जी देंगे। तो जब पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन को छोड़ के किसी दूसरी पोजीशन पे जाता है वो पार्टिकल का क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड कहलाता है। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है वो, उसके लिए हमने वर्ड यूज किया वेक्टर सम ऑफ ऑल द डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ वेव्स ड्यू टू ईच पल्स या ईच वेव्स। तो उसका जो आपने मैथमेटिक्स लिखा, इसको हम लिख सकते हैं y net इज इक्वल टू y1 प्लस y2, और आखिरी क्या था? yn। ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए बात, डायग्राम वगैरह बना के इसको हमने एक्सप्लेन किया हुआ, इसके ऊपर नहीं आते। मैं अगली बात ये रिवाइज इसलिए कर रहे हैं, अगली बात हमारे लिए क्या हो जाती है? आसान हो जाएगी। अब एक होता है पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट और एक होता है पार्टिकल का एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एम्पलीट्यूड होता है, और जो y है ये हमारे पास क्या होता है? इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट आता है। देखिए हमने कुछ इक्वेशन लिखी थी वेव्स के लिए। फर्ज करें जो एक वेव है, फर्स्ट वेव के लिए जो इक्वेशन आती है वो हम लिख लेते हैं y1 इज इक्वल टू a1, हम लिखेंगे a1 साइन ओमेगा टी, जस्ट ऐसे लिख देते हैं। ठीक हो गया? ये पहली वेव जो आ रही है। दूसरी वेव जो है उसके लिए आपके पास क्या है? क्या लिखेंगे हम? y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी, साथ हम कोई फाई डाल देते हैं, लेट। ठीक है? ये दो वेव्स, दीज आर टू वेव्स। हमें क्या निकालना है? हमें दो चीजें यहां पर निकाल सकते हैं। एक नेट डिस्प्लेसमेंट। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहां पर? वाई नेट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू y1 प्लस y2 होगा। अब जो y नेट है, y नेट इज इक्वल टू y1 कितना है? a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक हो गया? ये नेट किसके लिए आ जाता है जी? डिस्प्लेसमेंट के लिए आ जाता है। ये एक इक्वेशन हमारे सामने आती है किसको यूज करते हुए? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को, वेक्टर सम लगा रहे हैं। अब अगर आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड चाहिए, क्या निकालना है? रिजल्टेंट
एम्पलीट्यूड थोड़ा थोड़ा मैं ऐड करता हूं, बट आपके कोर्स में ये सारी चीजें नहीं है, ठीक है, ताकि हम उसको सीख भी सकें। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए एक फॉर्मूला में लिखता हूं डायरेक्ट, ठीक है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos थीटा अंडर द रूट। मैं एक बात को प्रूव कर रहा हूं कि जब हम इस प्रिंसिपल को, इसका स्टेटमेंट लिखते हैं तो बीच में एक बात लिखते हैं, वेक्टर सम। क्या लिखते हैं? वेक्टर सम हम लगाते हैं, यानी वेक्टर लॉज अप्लाई कर रहे हैं हम यहां पर। और ये जो है ना, ये वाला, इसको हम कहते हैं, हाँ इसको जरा पढ़ो, ये क्या लिखा हुआ है? पैरेललोग्राम है ये, दैट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। और ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन किसकी एडिशन के लिए होता है? वेक्टर्स एडिशन के लिए होता है। आपका सेकंड चैप्टर वेक्टर्स है, हाँ। वेक्टर्स में हमने इस क्वेश्चन में आई थिंक या किसी ने मेरे को सॉल्व करने के लिए इस फॉर्मूले को लगाया था, वहां पर ये क्या था? वहां पर था F इज इक्वल टू, हाँ, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2, हाँ, cos थीटा। ये फॉर्मूला समझ आ गई बात ना? बट यहां पर फोर्सेस का तो ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं। तो ये बताना आपको मकसूद था हमारा कि जब कभी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में हम किसको यूज करते हैं जी? वेक्टर सम का कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि वेक्टर लॉज को अप्लाई किया जा रहा होता है। इट्स ओके। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। फिर बात करता हूं, सुपरपोजिशन से क्या मुराद है जी? वेव्स का मिलना, कॉम्बिनेशन ऑफ वेव्स। तो जब वेव्स कंबाइन होती हैं तो कंडीशंस लगाते लगाते मुख्तलिफ फेनोमेना हमारे सामने आते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के 3 केसेस, उनमें से एक केस कौन सा है? इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स आता है। चलते हैं जी, हमारा टॉपिक क्या बन रहा है? इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। मैं फिर इस तरफ आता हूं, सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। लिसन टू मी केयरफुली। क्या बात, हम कल बातें हुई थी कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के 3 केसेस हैं। एक कौन सा आता है? इंटरफेरेंस। दूसरा कौन सा है? बीट्स। तीसरा कौन सा है? स्टैंडिंग वेव्स। सुपरपोजिशन वेव मींस वेव्स का मिलना। जब 2 वेव्स यूं मिले कि उनकी आपके पास सेम फ्रीक्वेंसी हो और डायरेक्शन ऑफ मोशन भी सेम हो, ठीक है, तो क्या प्रोड्यूस होता है? इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। तो ये रिजल्ट किसका है? क्या डेफिनेशन बनेगी? द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय, द इफेक्ट produced by the superposition of waves। हाँ जी, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स passing through। यहां पर एक बात और कहते हैं, इसमें ऐड करते हैं वेव्स, फिर आगे चल के उसको क्लियर करते हैं। वेव्स फ्रॉम 2 कोहेरेंट अभी आपको समझाने के लिए जो नई चीज सामने आ रही है वो क्या है? कोहेरेंट सोर्सेज। फ्रॉम 2 कोहेरेंट सोर्सेज
passing through same region at same time, passing through same region at same time. तो हाँ, they meet each other, resulting maximum amplitude और क्या होगा, मिनिमम amplitude is called as interference of waves. अब यहां पर जो है कुछ पॉइंट्स हैं, एक तो टू कोहेरेंट सोर्सेज वाली बात आ जाती है, दूसरा मैक्सिमम और मिनिमम। ये तीन पॉइंट्स हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात यह है, याद रखना कि इंटरफेरेंस के लिए जो दो वेव्स, कम जरूरी नहीं है आपके पास दो हो, कम से कम कितनी होनी चाहिए, दो होनी चाहिए। दो से ज्यादा हो सकती हैं, दो से कम है तो क्या है, एक वेव तो दूसरी के साथ दूसरी को होना जरूरी हो। एटलीस्ट वी मस्ट हैव टू वेव्स फॉर इंटरफेरेंस। टू कोहेरेंट सोर्सेस, ऐसे सोर्सेस जिनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहे, थ्रू आउट कांस्टेंट रहे, और सेम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए और सेम एम्पलीट्यूड की वेव्स जो प्रोड्यूस करें, ऐसे सोर्सेज को कोहेरेंट सोर्सेज कहते हैं। बात यहां पर हम कर देते हैं कि टू सोर्सेज, टू सोर्सेज आर said to be coherent if they have क्या चीज, constant phase difference। और याद रखना कांस्टेंट फेज डिफरेंस उस वक्त प्रोड्यूस होता है जब उनका एम्पलीट्यूड भी और फ्रीक्वेंसी भी क्या हो, सेम। समझ आई बात ना। इंटरफेरेंस के लिए दो वेव्स होनी चाहिए, और कैसे सोर्स से वेव्स को आना चाहिए, कोहेरेंट सोर्स से आना चाहिए। जब वो वेव्स मिलेगी या तो मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस होगा या फिर मिनिमम इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। इनके इस तरह मिलने को हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस कहते हैं। ठीक हो गया। अब यहां पर बातें कितनी आ रही हैं, दो। एक आता है जी मैक्सिमम इफेक्ट और दूसरा आता है मिनिमम इफेक्ट। इस वजह से इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक आता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा आता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कौन सा आ गया जी, कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बस नाम ही से काम चल रहा है यहां पर। क्या है, कंस्ट्रक्टिव, बनना किसी चीज का, तामीर हो जाना। तो जब दो वेव्स, द टाइप ऑफ इंटरफेरेंस in which two waves superimpose या reinforce each other, दो वेव्स एक दूसरे को reinforce करती हैं और रिजल्ट क्या होता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस होता है। That type of interference is called as destructive interference।
सॉरी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आता है। कौन सी वेव्स होनी चाहिए जी? हाँ, टू कोहेरेंट। और भाई कोहेरेंट सोर्स से आने वाली वेव्स कैसी होंगी? कोहेरेंट वेव्स होंगी ना। टू कोहेरेंट वेव्स हाँ ऑफ सेम, तो ये लिख देते हैं लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। जब कोहेरेंट आ जाता है ना तो इसके अंदर बात यही आ जाती है कि फ्रीक्वेंसी भी सेम है और एम्पलीट्यूड भी सेम है। ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम एम्पलीट्यूड। सेम एम्पलीट्यूड coherent waves in same phase। इन सेम फेज जब होती हैं मीट each other, they reinforce, they reinforce और क्या करते हैं? प्रोड्यूस मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। असल डिस्टिंग्विश जब आपको करना होगा वो इस बात से आपने करना होगा, क्योंकि जब हम डिस्ट्रक्टिव की बात करेंगे ना सारा कुछ यही होगा, सिर्फ ये बातें जो है ना चेंज हो जाएंगी, क्योंकि यहां पर कंस्ट्रक्टिव हो या डिस्ट्रक्टिव हो है तो इंटरफेरेंस ना, इंटरफेरेंस के लिए कोहेरेंट वेव्स चाहिए, इसलिए बात तो कोहेरेंट से ही चलेगी। टू कोहेरेंट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी सेम एम्पलीट्यूड सेम एम्पलीट्यूड, ठीक है, उनके मिलने से अब वो कैसे मिलती हैं? अगर इन सेम फेज मिलती हैं, ठीक है, वो एक दूसरे को क्या करती हैं जी? तकवीयत देती हैं, सपोर्ट ईच अदर। जब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो हम क्या कहते हैं? ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। इसके उलट चलेंगे तो क्या होगा? उलट में क्या आएगा? डिस्ट्रक्टिव में क्या बात आप करेंगे? हाँ जी, बस डिस्ट्रक्टिव लिखता नहीं हूं मैं, आपको बस पता हो जाना चाहिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या बात आ जाएगी? टू कोहेरेंट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम एम्पलीट्यूड, नहीं, आउट ऑफ फेज यहां पर वर्ड आएगा। क्या आएगा? जो मैं मार्क कर रहा हूं, पहला क्या आएगा? आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज। रीइंफोर्स की जगह पर क्या आएगा? कैंसल। क्या आएगा? कैंसल इफेक्ट ऑफ ईच अदर, कैंसल इफेक्ट ऑफ ईच अदर एंड प्रोड्यूस मिनिमम एम्पलीट्यूड, ठीक है जी, कैंसल इफेक्ट ऑफ ईच अदर। और इस टाइप के इंटरफेरेंस को हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एक डायग्राम से हम बात को अंडरस्टैंड करते हैं। देखें जी, लेट वी हैव टू वेव्स। ये बात समझ आ जाएगी, ये बुक में बनी हुई है आपके पास ये डायग्राम, ठीक है। लेट वन ऑफ द वेव, ये एक वेव, और दूसरी वेव जो हम ड्रा करते हैं वो कुछ यूं ड्रा कर लेते हैं।
गया। These are two waves, that is wave number 1 and wave number 2, two waves। इंटरफेरेंस की क्या कंडीशन है? इंटरफेरेंस की टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। अब ये देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं जी, ट्रेवल कर रही हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस, सेम डायरेक्शन हो जाता है। यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं। अब पहली वेव का जो डिस्प्लेसमेंट है, देखना जरा, पहली वेव का डिस्प्लेसमेंट जहां पर इनका दोनों का मिलाप हो रहा है, ये मैं ले लेता हूं इसको ए बी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फर्स्ट वेव। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड में नहीं कह सकता यहां पर इसको, ठीक है। जबकि ए सी जो है डिस्प्लेसमेंट है किसका, दूसरी वेव का। यहां पर आप देखें इसका भी पॉजिटिव वेक्टर सम आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है ना वेक्टर, आपके पास इसका पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है, क्या चीज, डिस्टेंस, समझ आइए। और इसका भी क्या है, पॉजिटिव वर्टिकली अपवर्ड, यूं वाई आएगा और इसका ये वाई आएगा, दूसरे तरीके से ये है, लेकिन वो वाई फिर जनरल हो जाता है सबके लिए, इसलिए ए बी सी स्पेसिफिक कर रहे हैं हम इस बात को। इन दोनों से जो प्रोड्यूस होगा वो मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, क्या होगा, मैक्सिमम। ये यहां तक नहीं ले गया था, ठीक है, यहां तक लेते हैं। इस पोर्शन की बात कर रहे हैं हम, कौन से पोर्शन की, इस पोर्शन की, ठीक हो गया। अब थोड़ा सा इस पोर्शन में आ जाएं, इस पोर्शन में चेक करें। इस पोर्शन में ये आ रहा है यहां से यहां तक, इसको आप कोई नाम दे दें, जैसे ये P है और ये क्या है, Q है और ये क्या है जी, S। हाँ, क्या ये P Q और P S बराबर है? नहीं बराबर। अगर ये 10 सेंटीमीटर इसको मान लेते हैं तो ये तकरीबन 7 सेंटीमीटर है। इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये 10 हो गया, ये 7 हो गया, तो रिजल्टेंट कहां पर आएगा, यहां पर आएगा कि नहीं आएगा, यानी ये जो है यहां तक आएगा और ये चला जाएगा वापस इस तरफ। फिर इस पोर्शन का आप देखें, ये पूरा पोर्शन है, इस यहां तक आ जाता है। इसको मैं थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूं क्योंकि सारा एक तरह का ही है, यहां तक, ठीक है। ये यूं बढ़ेगा, आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर इस तरफ आ जाएं, इसको देखें, ये कट करते हैं इसको, इस ऐसे में देखिए, ये वाला डिस्प्लेसमेंट और फिर कौन सा होगा, ये वाला डिस्प्लेसमेंट। उसी तरह मानते हैं अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो कौन सा 10 सेंटीमीटर होगा, -10 होगा। और ये अगर 7 है तो +7 आएगा, -10 + 7 रिजल्ट क्या आएगा, -3। तो -3 कहां पर आएगा, नीचे आएगा ना। तो ये जो है प्रोड्यूस होके कहां पर आएगा, यहां पर, ये नीचे की जाना पाएगा। और ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। -10 - 7 = -17 हो जाएगा। हाँ, और इसका जो रिजल्टेंट वेव बनेगा वो जिस तरह, ये देखो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बना और ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बना, बट नीचे के जाना पड़ा। ये इंटरफेरेंस आपके पास हो रहा है। इसका आपने रिजल्टेंट जो निकालना है, इसका रिजल्टेंट, इसको मैं कह देता हूं ABC, डेट इज D निकालें आप।
क्या निकालना है? एडी। क्या निकालेंगे? एडी। एडी किसके इक्वल होता है? वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। तो एक डिस्प्लेसमेंट आपके पास ये है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट ये है, तो ये आ जाएगा ए बी प्लस क्या हो जाएगा? ए सी। सी ए कभी नहीं होगा, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट इंक्रीज हो जाता है। यहां भी रिजल्ट, यहां जो है, यहां पर क्या हुआ एक्चुअली? रिजल्ट थोड़ा इंडिविजुअल वेव का कितना था? यहां पर 10 है, सॉरी यहां पर क्या है? 7 है, और यहां पर कितना है? 10। और जो रिजल्टेंट है वो कितना हुआ? 3। कंस्ट्रक्शन हुआ है, डिस्ट्रक्शन हुआ है। जो पहले थी वेव्स, एक वेव का था 10, दूसरी का था 7, तो जो उनकी कॉम्बिनेशन से रिजल्ट आया है वो कितने का है? 3 सेंटीमीटर का है। तो कंस्ट्रक्शन तो ना हुआ ना, डिस्ट्रक्शन हुआ। कुछ समझ आइए कि नहीं आई? यहां पर कौन सा इंटरफेरेंस हुआ है इस पोर्शन में? इसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। यहां पर कंस्ट्रक्टिव हुआ है, और इस पोर्शन में कौन सा इंटरफेरेंस हुआ है? यहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, इसमें भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, और इसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। कुछ समझ आइए? इसी तरीके से बाकी भी हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। वेक्टर सम्स हमारी बुक के मुताबिक जो डायग्राम है उसको हमने डिस्क्राइब किया है। सही हो गया? अब और आसान तरीका क्या होता है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव को अंडरस्टैंड करने के लिए? ठीक है, डायग्राम को रिमूव कर देते हैं। थोड़ी ये इस तरह की डायग्राम थी ताकि एक ही चीज के अंदर आप समझ सकें। बुक वाली डायग्राम अंडरस्टैंड हो जाती है कि कंस्ट्रक्टिव के लिए, किसके लिए? कंस्ट्रक्टिव के लिए। जब आपके पास क्रस्ट किससे मिले? क्रस्ट से मिले, या हाँ जी ट्रफ किससे मिले? ट्रफ से मिले, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। जबकि डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है? ये बात उलट जाती है। क्रस्ट ट्रफ से मिलता है, और ट्रफ कहीं क्रस्ट। अब मैं यहां पर एक चीज आपको समझाऊंगा। इस क्रस्ट ट्रफ की मदद से क्या चीज समझेंगे हम? फेज वाली बात समझ आ जाएगी। किस वाली? फेज वाली बात हम समझ आ जाएगी। तो देखो, एक वेव ड्रा करते हैं, दो तरह की वेव्स ड्रा करते हैं। ये एक वेव है, ठीक है। देखना, अभी दोनों का स्टार्टिंग जो है ना, मैं ले लेता हूं सेम। सेम सेम जब हम लेंगे, साथ साथ बातें होती रहेंगी। हाँ, इसका जो रिजल्ट प्रोड्यूस होगा इन दोनों का, अगर ये 5 ये 5, तो रिजल्टेंट कितना होगा? हाँ समझ आइए? +5 कितना हो जाएगा? +10 अबाउ द, ठीक है, ये एक्स एक्सिस के अबाउ बनेगा। -5 -10 समझ आ गई बात? क्लियर हो रहा है? अब यहां पर क्या हो रहा है? एक का भी क्रस्ट और दूसरे का भी क्रस्ट मिल रहा है। इसका ट्रफ और इसका भी क्या मिल रहा है? ट्रफ। सही है? क्रस्ट क्रस्ट से, ट्रफ ट्रफ से मिल रहा है। यहां पर आप देखें, इस जगह पर दोनों का एंगल कितना है? 0 डिग्री है। इस पोजीशन पर दोनों का फेज एंगल कितना है? 90 डिग्री है। इस पर दोनों का कितना है? 180। इस पर दोनों का 270। इस पर दोनों का 360। समझ आए कि नहीं आई? हर पॉइंट पर दोनों एक एंगल बनाते हैं। इनका फेज डिफरेंस चेक करो, 90 - 90 है कि नहीं है? 0। तो क्या मतलब हुआ? इन सेम फेज, when two waves are in same phase they reinforce each other, एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है।
अब अगर हम इसके बरक्स हाँ ये वाली बात लेते हैं, ठीक है, ये एक वेव मान लेते हैं और स्टार्टिंग पॉइंट अगरचे दोनों का क्या है, सेम है, लेकिन वो क्या रहा है, इसका क्रस्ट, इसका ट्रफ, इसका क्रस्ट और इसका ट्रफ मिल रहा है और रिजल्टेंट यहां पर तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हाँ जीरो आ रहा है, ठीक है, कहीं जीरो नहीं भी होता। देखिए पीछे हमने यहां पहले फिगर बनाई थी, कंस्ट्रक्टिव भी हुआ था, डिस्ट्रक्टिव भी हुआ था, जिसकी मिसाल 3 सेंटीमीटर आ रही थी, समझ आई है बात, कहीं जीरो भी होता है कहीं जीरो नहीं भी होता। जीरो कहां पर होगा, जब इस किस्म की पोजीशन आएगी, जब क्रस्ट ट्रफ से मिलेगा डायरेक्टली। अब आप इनका इस जगह पर देखें, हाँ इसका पार्टिकल जो है वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे आप, 90 तो है, ये भी 90 का है, ये भी 90 का है, बट इसका पार्टिकल इस डायरेक्शन में है और इसका पार्टिकल इस डायरेक्शन में है। हाँ कितने का आया, 180 डिग्री का फेज चेंज है, ठीक है, इसका पार्टिकल इस डायरेक्शन में है, इसका पार्टिकल इस डायरेक्शन में है, जबकि दोनों के यहां के पार्टिकल इस डायरेक्शन में ही है। ये बात समझ आ रही है, इसका पार्टिकल भी यहां पर है, इसके भी यहां पर, दोनों की डायरेक्शन इधर है, यहां पर दोनों की डायरेक्शन इधर है, जबकि इस केस में देखें इसका डायरेक्शन ये है और इसका डायरेक्शन ये है, ये क्या हुआ, आउट ऑफ फेज। क्या मतलब हुआ, आउट ऑफ फेज। जब ये आउट ऑफ फेज हो जाते हैं इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जब ये वाली सिचुएशन इस पार्टिकल तक पहुंचेगी, इस पार्टिकल तक पहुंचेगी, तो ये जो एनर्जी है ये इस पार्टिकल को नीचे खींचेगी और ऊपर वाली एनर्जी इस पार्टिकल को ऊपर खींचेगी, सेम फोर्स के साथ, सेम एनर्जी के साथ। पार्टिकल किधर जाएगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। कुछ समझ आई ये बात कि नहीं है। जबकि यहां पर क्या हुआ, ये जो पार्टिकल था अभी रेस्ट में है, तो ये दो एनर्जीज इकट्ठी यहां पर आई हैं। हाँ जब दो डबल एनर्जी, पहले इस पार्टिकल को अलग एक एनर्जी मिल रही थी, फिर दूसरे को अलग अलग एनर्जी मिल रही थी, वो इतने पार्टिकल, दो पार्टिकल्स यहां पर पहुंचे, दोनों की एनर्जी इकट्ठी होकर यहां इस पार्टिकल को जब मिलती है तो डबल एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस होता है। किसके मुकाबले में, इसके मुकाबले। समझ आया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर आपसे कोई पूछे, हाँ आपसे कोई ये पूछ ले कि इंटरफेरेंस की पहली बात क्या है, कंडीशंस क्या है, मैं ये नहीं कह रहा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव, जस्ट किसकी बात हो रही है, कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस, कि इंटरफेरेंस कब होगा, किसकी कंडीशंस, कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस। सबसे पहली चीज ये है कि ये सेटिस्फाई करे, किसको सेटिस्फाई करे, सेटिस्फाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। एक चीज ये हो गई। और वेव्स कैसी होनी चाहिए, कोहेरेंट वेव्स होनी चाहिए, कोहेरेंट वेव्स होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी कैसी होनी चाहिए, सेम। वो जितनी बातें भी आप पढ़ते रहे हो ना इधर, बस पॉइंट वाइज उनको कर दें। सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। एम्पलीट्यूड कैसा होना चाहिए, हाँ सेम एम्पलीट्यूड होना चाहिए। ट्रेवल किस तरफ करना चाहिए, ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शंस। हाँ ये जनरल सी बातें आ जाती है। हाँ
वो पोजीशन, सुपर पोजीशन में बात आ जाती है ना, मिलना एक ही जगह पर और एक ही जगह पर एट सेम प्लेस एट सेम टाइम उनका मिलना, सुपर पोजीशन से मुरादी मिलना या कॉम्बिनेशन हो रहा है। अब हम ये एरो आ रहा है हमारे तरफ, हाँ, कंस्ट्रक्टिव के लिए बात कर लेते हैं। किसके लिए? कंस्ट्रक्टिव के लिए। क्या चीज? कंडीशन। किसकी कंडीशन? कंस्ट्रक्टिव की। दो चीजें आपने लेनी, एक होगा पाथ डिफरेंस, नंबर 1 क्या होना चाहिए? पाथ डिफरेंस m लैम्डा होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। m से क्या मुराद है? ये m जो है, m इज इक्वल टू 0 1 2 अप टू सो ऑन। बात समझाता हूं मैं। पाथ डिफरेंस d इज इक्वल टू m, आप क्या करते हैं जी? 0 पुट करते हैं। क्या हुआ? 0, दैट इज d1। सही है। कब की बात है? जब m कितना होगा? 0। फिर d2 में ले लेता हूं, फर्ज करें m इज इक्वल टू, ठीक है, m इज इक्वल टू 1, तो कितना आ जाएगा? यहां पर 1 पुट करें, क्या आ जाएगा? लैम्डा। अगर हम क्या पुट करें? m3 यानी 3 आ जाएगा, सॉरी 2 आएगा, तो ये क्या आएगा? 2 लैम्डा। देखिए यहां पर क्या है? 0 1 2, फिर क्या आएगा? 3 लैम्डा 4 लैम्डा m लैम्डा। 1 2 3 क्या है? इंटीजर्स है ना। तब हम क्या कहते हैं? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, पाथ डिफरेंस। फिर दूसरी बात क्या आती है? फेज डिफरेंस की बात आती है। क्या आती है जी? फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस हमारे पास 0 होना चाहिए, या हमारे पास 2 पाई आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 2 पाई 4 पाई, हाँ, इस फैक्टर में आना चाहिए फेज डिफरेंस के लिए। अब इसको डायग्राम की मदद से आपने समझना है। पहले डायग्राम में हम ये फर्स्ट, कब? जब आपके पास m कितना होगा? 0। जब m 0 से मुराद ये हुआ जहां से एक वेव स्टार्ट हो रही है वहां से ही दूसरी वेव स्टार्ट हो रही है। यानी दूसरी डायग्राम बनाऊंगा, आपको बहुत समझ आ जाएगी। कंस्ट्रक्टिव है क्योंकि क्रस्ट क्रस्ट से मिल रहा है, ट्रफ से मिल रहा है। अब मैं लेता हूं m इज इक्वल टू 1 लेता हूं। दोनों फेज में जब m1 है तो फेज डिफरेंस कितना आ रहा है? लैम्डा। एक वेवलेंथ का फर्क आ रहा है, यानी एक वेवलेंथ पहले एक वेव जनरेट हो रही है और दूसरी एक वेवलेंथ बाद जनरेट हो रही है। जरा देखिएगा, ठीक है, ये एक वेव जनरेट, सही हो गया। तो एक वेवलेंथ कहां पे जाके पूरी होती है? दूसरी यहां से शुरू हुई। और कितना फर्क है दोनों में? ये पहली है और ये कौन सी है? दूसरी है। ज्यादा फासला, क्या दोनों ने सेम फासला ट्रेवल किया? ये दोनों यहां पॉइंट ए पे यहां पर जनरेट हुई और यहां पहुंची। इनमें से कौन सी वेव ने ज्यादा फासला तय किया है? बराबर। पाथ डिफरेंस कितना है? 0। अब यहां एक वेव यहां जनरेट हो रही है, दूसरी यहां जनरेट हो रही है, दोनों पॉइंट बी पर पहुंच रही है। पॉइंट बी पर पहुंच रही है, तो आपसे पूछेगा कौन सी वाली ने ज्यादा फासला तय किया? फर्स्ट वाली ने ज्यादा फासला तय किया। पाथ डिफरेंस है कितना? लैम्डा है। जब पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा तो याद रखना क्रस्ट क्रस्ट से मिलेगा और ट्रफ ट्रफ से मिलेगा, और फिर इस पार्टिकल को मैक्सिमम एनर्जी मिलेगी और इसका एम्पलीट्यूड इसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। इसी तरह 2 लैम्डा हो अगर, तो फिर दूसरी वेव को कहां से स्टार्ट होना होगा?
यहां से स्टार्ट होगा। जब ऐसी बात होगी तो ऑटोमेटिकली इन फेज होंगे। फेज डिफरेंस जरा देखो कितना है, यहां पर फेज डिफरेंस कितना है, फाई इज इक्वल टू 0। यहां पर कितना है, इसने कितना ट्रेवल किया है यहां से यहां तक, एक साइकिल मुकम्मल किया है ना। थीटा कितने का है इसका और इसमें, इसने कितना इजाफी एंगल ट्रेवल किया है, हाँ 2 पाई किया कि नहीं किया। और अगर यहां से जनरेट होती तो 2 पाई कितना हो जाता, 4 पाई, फिर अगला क्या आता 6 पाई। समझ आइए ना, ये आ गया फेज पाथ डिफरेंस और ये आ गया फेज डिफरेंस। ये कंडीशंस है किसके लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। पहचान भी आपको बताई थी मैंने क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा डिस्ट्रक्टिव की बात कर लेते हैं। डिस्ट्रक्टिव की कंडीशंस, हाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पहली बात क्या है जी, पाथ डिफरेंस m+1/2 लैम्डा होना चाहिए। इसको कहते हैं ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, यहां पर m कितना पुट करो, m0 पुट करो तो पाथ डिफरेंस कितना आएगा, हाँ λ/2 आ जाएगा। अगर m1 पुट करते हैं, m1 पुट करते हैं, पाथ डिफरेंस कितना आएगा 1, 3/2 हो जाएगा, हाँ 3/2 लैम्डा आएगा। इसी तरह फिर क्या आएगा 5/2 लैम्डा आएगा, फिर क्या आएगा 7/2 लैम्डा आएगा। आप जागे ना जरा इधर, हाँ ये पाथ डिफरेंस आ जाता है। फेज एंगल खुद बहुत निकाल लेंगे हम यहां से। देखें एक वेव, ठीक, ये आ गई हमारे पास फर्स्ट वेव, लेट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करना है हमने, तो कंडीशन हमने पढ़ी हुई है कि आपके पास वेव पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, कम से कम कितना होना चाहिए, λ/2। ढूंढो कहां पर है, यहां से यहां तक क्या है λ/2 है ना, तो दूसरी यहां से जनरेट होगी। जब ये दूसरी यहां से जनरेट होगी तो देखो, हाँ ये पोजीशन बन जाएगी, ये दूसरी वाली बन रही है। और यहां पर जब ये पहुंचेगी ना, ये वाली जो है पार्टिकल को नीचे खींचेगी और अगली वाली ऊपर खींचेगी, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। हाँ फेज एंगल कितना आ रहा है इन दोनों के दरमियान, यहां से यहां तक कितना एंगल बन रहा है, 180 बन रहा है। 180 क्या होता है, π/2 आ रहा है, 1π/2 क्या है 1π/2, फिर क्या आएगा 3π/2 आएगा, फिर क्या आएगा 5π/2 आएगा। समझ आ रही है बात, इस तरह से फेज एंगल में इनका चेंज आएगा। जब आपके पास m0 फेज एंगल π/2, जब m1 फेज एंगल 3π/2। समझ रहे हो, डायग्राम की मदद से समझाया जा सके। क्लियर हो गया ना, कि एक डायग्राम और बना लेते हैं, बस लास्ट वन है। ये रही एक वेव, अब हम m कितना ले रहे हैं, पहले हम m लिया था 0, तो पाथ डिफरेंस आ रहा था λ/2, m लेते हैं 1 तो पाथ डिफरेंस आ रहा है 3 λ/2। यहां पर देखो 1 λ/2, 1 λ/2, 2 λ/2, तो यहां तक समझ आइए ना, 1 λ/2, 2 λ/2, 3 λ/2, यानी यहां तक जो पाथ डिफरेंस आ रहा है वो 3 λ/2। यहां से वेव जनरेट होगी, अगली वेव फिर भी क्रॉस टोर। फेज एंगल चेक कर लें आप, फेज एंगल आ रहा है यहां पर कितना है π/2, यहां पर कितना है π/2, यहां पर कितना है π/2,
हाँ 1π/2 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 कितना हो गया 3π/2। यानी जब आपके पास m इज इक्वल टू 0, m 0 तो पाथ डिफरेंस λ/2, तो फेज एंगल π/2। जब m इज इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, पाथ डिफरेंस आपके पास 3 λ/2 हो जाएगा, तो बस वो एक तरह के आते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। ये इंटरफेरेंस हमने क्या किसका रिजल्ट डिस्कस किया जी, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के 3 रिजल्ट। पहला रिजल्ट क्या था कि अगर जब दो वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन, तो क्या प्रोड्यूस होता है, इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होता है। दैट इज द फर्स्ट रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगला रिजल्ट इसका आता है क्या, when two waves having slightly different frequency traveling in same direction, जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है दैट इफेक्ट इज कॉल्ड एज बीट्स। वो नेक्स्ट हमारी कमिंग लेक्चर में होगा।